हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर उड़ान झारखंड जीके का पार्ट 3 करेंगे, जो कि ये झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्थाएं। अलग अलग जो जनजाति है, टोटल 33 जनजाति है झारखंड में, तो अलग अलग जनजातियों की क्या शासन व्यवस्था रही है उसको चैप्टर वाइज यहाँ पे दिया गया है। बहुत सारे चैप्टर्स इसके अंतर्गत है, इस पार्ट के अंतर्गत। चलिए स्टार्ट करते हैं मुंडा जनजातियों से, उनकी शासन व्यवस्था से। चैप्टर नंबर 16 है मुंडा शासन व्यवस्था। ये जो मुंडा जनजाति है, इनकी जो शासन व्यवस्था है, इसको क्या कहा जाता है? इसको मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। और इसमें ये जो मुंडा शब्द है, इसका अर्थ होता है एक विशिष्ट व्यक्ति से, जिसमें विशिष्ट का मतलब हो रहा है कि उस गांव का कोई राजनीति के मामले में प्रमुख है, गांव का राजनीतिक प्रमुख। और ये मुंडा शासन व्यवस्था में बहुत सारे पद दिया गया है, जिसको पद या शब्द बोला जा रहा है, और ये टेबल के द्वारा दर्शाया गया है सारे पद को, और उस पद का क्या काम है या उस पद से जुड़ा हुआ क्या तथ्य है, संबंधित तथ्य, वो सारा पॉइंट वाइज इधर दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पद है मुंडा से, और ये मुंडा शब्द जो है, ये मुंडा पद जो है वो क्या है? तो गांव का, जो भी मुंडा जनजातियों का गांव है, उस गांव का जो भी प्रधान है उसी को कहा जाता है मुंडा। और ये पद कैसा होता है? ये वंशानुगत होता है, और इसका प्रमुख कार्य क्या है? गांव वालों से कर या टैक्स जो है वो वसूलना है, गांव की जो भी विधि व्यवस्था है उसको बनाए रखना है, गांव वालों के बीच में यदि कोई विवाद हो गया है उसका निपटारा भी कौन करेगा? मुंडा करेगा। और मुंडा जनजातियों के द्वारा जो भी खेत निर्मित किया जाएगा, उस खेत को या उस भूमि को खूट कट्टी भूमि कहा जाता है। और इसी भूमि को, जो ये खूट कट्टी भूमि है, इसको जो निर्मित करने वाले जो जनजाति, मुंडा जनजाति के लोग हैं, उनको खूट कट्टीदार कहते हैं। तो खूट कट्टी भूमि को निर्मित करने वाला क्या कहलाता है? खूट कट्टीदार कहलाता है। और इसमें जो एक शब्द दिख रहा है, ये खूट, तो ये खूट का क्या अर्थ होता है? खूट का मतलब होता है परिवार। नेक्स्ट है हाथू मुंडा। हाथू मुंडा में मुंडा तो हो गया गांव का प्रधान, और हाथू का मतलब होता है ग्राम पंचायत। तो जब दोनों मिल जाता है हाथू मुंडा, तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसी को हाथू मुंडा कहा जाता है। और ये मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है। मुंडा जनजातियों का जो भी गांव का पंचायत है उसको हाथू कहा जाता है, और उस ग्राम पंचायत का जो भी मेन रहेगा, प्रधान रहेगा, उसको हाथू मुंडा कहा जाता है। जो नेक्स्ट पद है वो है परहा या पढ़ा। ये एक से ज़्यादा गांवों को मिलाकर एक जो पंचायत बनती है, यानी अंतर ग्रामीण पंचायत, उसी को परहा या पढ़ा कहा जाता है। और ये क्या करती है? ये पंचायत जो है वो, इसका प्रमुख काम है, दो या दो से अधिक गांव के बीच में यदि कोई विवाद हो गया है तो उसका निपटारा कौन करेगा? परहा या पढ़ा करेगा। और ये मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था का सबसे ऊपर का पद है, सर्वोच्च पर अवस्थित है। ये परहा या पढ़ा जो है वो मुंडा शासन व्यवस्था का सर्वोच्च पर अवस्थित है, और इसे सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की संज्ञा भी दी जा सकती है। और सबसे ऊपर का अधिकारी इसमें कौन होता है? तो पढ़ा राजा जो है वो पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। और पढ़ा के अन्य प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते हैं? तो अन्य प्रमुख अधिकारी में कुंवर, लाल और कारतो होते हैं। कुंवर, लाल और कारतो। इसके अलावा और भी अलग अलग अधिकारी हैं जिनका डिपार्टमेंट है, जैसे कि पढ़ा राजा का सहायता जो करता है, यानी पढ़ा राजा का सहायक कौन अधिकारी होता है? ठाकुर होता है। पढ़ा राजा का मंत्री कौन होता है? दीवान। पढ़ा राजा का मंत्री दीवान। दस्तावेज जो है उसका रख रखाव करने का जो अधिकारी है वो पांडे। और गांव का जो सिपाही है वो है बरकंदाज। बरकंदाज गांव का सिपाही। सभा की जो कार्यवाही है उसका नियंत्रण करने वाला वो दारोगा। उसके बाद सभा का जो वकील होता है वो लाल। इस तरह से अधिकारी दिया गया है यहाँ पे, अलग अलग अधिकारी जिसके अलग अलग कार्य हैं। नेक्स्ट है अखड़ा या अखरा। इसमें क्या होता है? परंपरागत जो मुंडा प्रशासन है, इसमें महिलाओं को उच्च स्थान जो है वो प्रदान नहीं किया जाता है। ऊपर का कोई भी स्थान महिलाओं को नहीं दिया जाता है। और पढ़ा पंचायत स्थल को ही अखड़ा कहा जाता है। जो पढ़ा पंचायत जहाँ पे बैठक होती है, स्थल है, उसी को अखड़ा कहा जाता है। और ये गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। मुंडा जनजातियों का जो भी उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है वो सारा कार्यक्रम अखड़ा में ही होता है। और ये आपका पढ़ा पंचायत स्थल को ही अखड़ा कहा जाता है। उसके बाद मुंडा गांव में पंचायतों की जो बैठक है उसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो अखड़ा या अखड़ा में ही किया जाता है।
नेक्स्ट पद है मानकी। मानकी कौन है? तो जो पढ़ा पंचायत है उसका जो प्रधान है वो है मानकी, वो उसे मानकी कहा जाता है। और मानकी का पद, मुंडा का पद और मानकी का पद, ये दोनों पद कैसा है? वंशानुगत है। नेक्स्ट है पाहन। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कौन कहलाता है? तो धर्म के मामले में जो प्रधान है मुंडा गांव का वो पाहन कहलाता है। और ये पाहन क्या करता है? गांव में शांति बनाए रहे इसके लिए पूजा पाठ करता है। बलि चढ़ाने की ज़रूरत है तो बलि भी चढ़ाता है। तो पूजा पाठ और बलि चढ़ाने का कार्य पाहन करता है। और इस कार्य को चलाने के लिए, ये जो कार्य पूजा पाठ और बलि चढ़ाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होगी, भूमि की ज़रूरत होगी, तो इन कार्यों के संचालन के लिए पाहन को एक भूमि दी जाती है जो कि लगान मुक्त भूमि होती है, जिसे कि डाली कटारी भूमि कहा जाता है। तो पाहन को कौन सी भूमि दी जाती है? डाली कटारी भूमि दी जाती है। नेक्स्ट है महतो। महतो कौन है? तो पाहन का सहायक होता है। पाहन का सहायक कौन होता है? महतो होता है। और ये गांव में ये संदेश वाहक का कार्य भी करता है। नेक्स्ट है भूत खेता। गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए पाहन के द्वारा एक विशेष तरह की पूजा की जाती है। भूत प्रेत का प्रकोप ना रहे गांव वालों के पास, गांव वालों में, तो इसके लिए क्या करते हैं? पाहन एक विशेष तरह की पूजा करते हैं। और इसलिए पाहन को एक अतिरिक्त भूमि दी जाती है और इस भूमि को भूत खेता कहा जाता है। और इसकी उपज और आय, जो ये भूमि दी गई है भूत खेता भूमि, इसमें जो भी उपज होगा, उससे जो भी इनकम होगा, उसका उपयोग जो है वो भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था में जितना लगेगा उसको चलाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पुजार या पनभरा, ये भी पाहन का सहायक कहलाता है। एक होता है महतो जो कि पाहन का सहायक होता है, उसके बाद है पुजार या पनभरा, ये भी पाहन का सहायक जो है कहलाता है। उसके बाद आता है पढ़ा राजा। ये पढ़ा पंचायत का सबसे ऊपर का अधिकारी होता है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पढ़ा राजा। उसके बाद अन्य तथ्य, इस जनजाति की शासन व्यवस्था में कुछ अधिकारी हैं जैसे कि दीवान, ठाकुर, कोतवार, पांडे, कर्ता, लाल, ये आदि नाम के अधिकारी होते हैं जो कि पढ़ा राजा को जो शासन है उसको चलाने में सहयोग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 17, नागवंशी शासन व्यवस्था। इस शासन व्यवस्था का इतिहास थोड़ा देख लेते हैं। इसमें इसका जो प्रारंभ हुआ है, ये शुरू हुआ है वो प्रथम शताब्दी में हुआ है। और ये उस समय का समय कितना था? 64वीं ईसा पूर्व ईस्वी, 64वीं ईस्वी था प्रथम शताब्दी, जो कि समय था 64वीं ईस्वी। उस टाइम पे राजा कौन थे? तो नागवंशी शासन व्यवस्था का राजा फनी मुकुट राय जो कि पहले शासक थे इस व्यवस्था का। और ये शासन व्यवस्था जो है, जिस तरह का मुंडा राज चल रहा था उसके बाद ही स्थापित हुआ था। और उन्हीं की तरह ही उनमें जैसे शासन करने की व्यवस्था थी, मिलता जुलता है इसमें भी। फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। पहला राजा का नाम फनी मुकुट राय। और कब? प्रथम शताब्दी में ये व्यवस्था, शासन व्यवस्था शुरू हुआ है, यानी लगभग 64वीं ईस्वी में। और इन्होंने अपना पहला जो राजधानी जिसे स्थापित किया वो है सुतियांबे। नागवंशी शासकों ने मुंडा शासन व्यवस्था में जो अनुकूल परिवर्तन करते हुए, जो भी मुंडा शासन व्यवस्था चल रहा था उसी में थोड़ा बहुत अनुकूल परिवर्तन को करते हुए अधिक विस्तारित करने का इसको प्रयास किया। और इसके शासनकाल में पूर्व की जो पहले की जो भूमि की व्यवस्था है या कर लेने की जो भी व्यवस्था थी या शासन व्यवस्था जो भी चल रहे थे, वही सब इसमें भी होता आ रहा है, मतलब संचालन होता रहा नागवंशी शासन व्यवस्था में भी। कि किस किस चीज़ों में? भूमि की व्यवस्था, कर लेने की व्यवस्था और शासन करने की जो भी व्यवस्था थी वही सब इसमें भी चल रहा था। उसके बाद लंबे समय अंतराल के पश्चात, बहुत दिन हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि मुगल जो है वो आक्रमण करने लगे नागवंशी राजाओं पे। तो मुगलों के आक्रमण के कारण जो नागवंशी शासन व्यवस्था है उसमें थोड़ी सी अब परिवर्तन आ गया। और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मुगल सेना जो है उनके द्वारा नागवंशी राजाओं से अब टैक्स लेना शुरू हो गया। नागवंशी राजाओं से टैक्स यानी कि नजराना जिसको बोलते हैं, नजराना जो कि एक प्रकार का कर है, वो लिया जाने लगा।
जो कि बाद में एक नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया। ये कभी कभी लेते थे मुगल नागवंशी राजाओं से टैक्स, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि एक नियमित व्यवस्था कर लिया कि नियमित समय अंतराल में वो इतना टैक्स लेंगे, इतना कर लेंगे, तो वो एक नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया। और ये जो नियमित व्यवस्था थी कर देने की, इसी को मालगुजारी के नाम से जाना जाने लगा। इस शासन व्यवस्था में जो आम किसान थे, आम रैयत थे, उनसे वसूली नहीं की जाती थी। परिणाम तो क्या होता था कि जितना पूरा का पूरा संपूर्ण राज्य का जो कर देने का भार था वो नागवंशी शासन के जो राजा थे, शासक थे, उन्हीं पर पड़ने लगा, उन्हें ही सारा कर देना पड़ रहा था। तो नियमित मालगुजारी नहीं चुका पाने के कारण 1615 ईस्वी में मुगल शासक थे जहांगीर, उन्होंने क्या किया, जो नागवंशी राजा था उस टाइम दुर्जन साल, उसको बंदी बना लिया क्योंकि वो नियमित रूप से टैक्स नहीं दे रहे थे। और 12 साल तक उन्हें ग्वालियर के किले में रखा। दुर्जन साल को बंदी बना के रखा। कितने साल तक? 12 साल तक। कहाँ पे? ग्वालियर के किले में। उसके बाद में उसको रिहा कर दिए क्योंकि दुर्जन साल अब एक साल भर में 6,000 रुपया देने के लिए स्वीकार कर लिए थे कि वो साल भर में मालगुजारी देंगे 6,000 रुपया, तो इसलिए उसे फिर बंदी से रिहा कर दिया गया। इस भार को कम करने के लिए अब ये जो पूरा भार था जो कि नागवंशी शासक के में था, उस चीज़ को, उस भार को कम करने के लिए अब नागवंशी राजाओं ने क्या किया, जो आम जनता या आम रैयत थे उनसे भी कर या मालगुजारी जो है वो वसूलना शुरू कर दिया। और इसे वसूलने की जो जिम्मेदारी है वो किसी एक बंदे को दिया गया था, वो था पढ़ा का जो प्रमुख था मानकी, उसे नियमित रूप से कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब इन मानकियों को नागवंशी शासन में मानकी को क्या कहा जाने लगा? भुइयर कहा जाने लगा। जब मानकी रेगुलर बेसिस पे जब कर को वसूलना शुरू कर दिए तो उनको नागवंशी शासकों के द्वारा भुइयर कहा जाने लगा। फिर थोड़ी दिनों के बाद में क्या हुआ कि एक नियमित रूप से एक बंदे को हायर कर लिए। नागवंशी राजाओं के द्वारा मालगुजारी वसूलने के लिए अलग से एक आदमी को रखा जाने लगा और उसको जागीरदार कहा गया। जागीरदार रखे गए और इनके द्वारा जो मुगल बादशाह थे, बादशाहों के द्वारा जो भी मांगा जाने वाला मालगुजारी है उसको दी जाती थी। और इस अनियमित मालगुजारी को ये मुगल बादशाह जो है वो कभी भी मांगते थे। तो इस तरह से एक अनियमित मालगुजारी था जिसको कि नजराना या पेशकश कहा जाता था। नजराना या पेशकश किसे कहा जाता था? जो अनियमित मालगुजारी मुगल बादशाहों के द्वारा मांगी जाती थी उसे नजराना या पेशकश कहा जाता था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी है मिल गई। यानी दीवानी मिल गई मतलब वहाँ पे उनका अधिकार होने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में। कब? 1765 ईस्वी में जब दीवानी मिल गई। उसके बाद जो नागवंशी राजा थे वो पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो। जो फोर्ट विलियम है उनको छोटा नागपुर क्षेत्र से कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई। किसको? छोटा नागपुर क्षेत्र से कर वसूलने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? तो फोर्ट विलियम को। 1773 ईस्वी आया, उस टाइम पे व्हिटली को छोटा नागपुर का कलेक्टर जो है डीसी बनाया गया, कलेक्टर बनाया गया। छोटा नागपुर का कलेक्टर व्हिटली को कब बनाया गया? 1773 ईस्वी में। उसके बाद 1780 आया, 1780 में रामगढ़ हिल ट्रैक बनाया गया। किसको किसको मिला के? 3 जगह, छोटा नागपुर खास, रामगढ़ और चतरा, इन 3 जगहों को मिलाकर रामगढ़ हिल ट्रैक बनाया गया 1780 ईस्वी में। इसको किसके द्वारा चलाया जाता था? तो इसका संचालन जो है वो शेर घाटी से किया जाता था। शेर घाटी से इसका संचालन किया जाता था। किसका? रामगढ़ हिल ट्रैक का। और किसको कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई? तो चॉपमैन को। चॉपमैन को कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई इन जगहों का, छोटा नागपुर खास, रामगढ़ और चतरा, 1780 में। उसके बाद अंग्रेजी शासन काल में कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस टाइम पे कर की जो एक नियमित वसूली है उसके लिए अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली जो है वो शुरू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली जो है वो कब शुरू किया गया? 1793 ईस्वी में शुरू किया गया, जो कि एक नियमित कर वसूली था।
और ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया। और उसी समय जो नागवंशी राजा थे इनको अब जमींदारों में कन्वर्ट कर दिया गया। तो नागवंशी राजाओं को अब जमींदार बना दिया गया, राजा से सीधा ये जमींदार बन गए। और जो पहले की जागीरदारी व्यवस्था थी वो भी बदल गई, अब हो गया जमींदारी व्यवस्था। पहले जागीरदारी व्यवस्था थी जब राजा थे, अब जमींदार आ गए तो जमींदारी व्यवस्था हो गई। उसके बाद इस व्यवस्था के लागू होने के साथ ही जो नागवंशी शासन व्यवस्था है वो समाप्त हो गई। तो इस तरह से नागवंशी शासन व्यवस्था कब समाप्त हुई, जब स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई 1793 ईस्वी में। उसी समय राजा जो है वो जमींदार में कन्वर्ट हो गए। उसी समय से नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और इसके स्थान पर नवीन प्रकार की एक नए प्रकार की अंग्रेजी शासन व्यवस्था जो है वो स्थापित हुई। नागवंशी शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर पर दो पद, एक महतो दूसरा भंडारी। ये महतो क्या होता था, तो गांव का प्रमुख व्यक्ति जो है वो महतो कहलाता था। उसके बाद भंडारी, तो राजा के गांव में खेती करने और अनाज के भंडारण के लिए जो उत्तरदायी होता था वो भंडारी कहलाता था। उसके बाद पट्टी या पढ़ा स्तर पर देखा जाए तो दो पद मेन थे, एक भूंयर और दूसरा पाहन। जो भूंयर था वो आम जनता से मालगुजारी वसूलने के लिए उत्तरदायी था। तो आम जनता से मालगुजारी वसूलने के लिए कौन उत्तरदायी था, भूंयर। और इसे विभिन्न न्यायिक व राजनीति अधिकार भी प्राप्त थे। नेक्स्ट है पाहन, पट्टी के स्तर पर सभी प्रकार के जो धार्मिक कार्य है उसका आयोजन और उसको चलाने का जो जिम्मेदारी था वो पाहन के पास था। उसके बाद आते हैं राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर एक पद है महाराज, जो कि नागवंशी शासन व्यवस्था के लागू होने पर अब राजा को महाराज शब्द से संबोधित किया जाने लगा। दूसरा है दीवान पद, ये राज्य का वित्तीय प्रमुख था। तो राज्य का वित्तीय प्रमुख कौन था, दीवान, जो कि राज्य के सभी वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेदार भी था। नेक्स्ट है पांडे, जो कि पंच के द्वारा या पढ़ा राजा द्वारा जो भी निर्णय लिए गए वो लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो पांडे की थी। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 18, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ये किस जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित है, तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है वो मेन रूप से उराव जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित है। और ये शासन व्यवस्था जो है वो मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था थी उसी से मिलती जुलती है। और इनमें भी कुछ पद दिए गए हैं, फिर उनसे संबंधित तथ्य दिया गया है। पहला पद है महतो का पद, जो कि प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है जिसे कि महतो कहा जाता है। और महतो जो है वो गांव के स्तर का जो भी मामला होता था उसका निपटारा करता है। और इस कार्य में गांव के जो अनुभवी लोग और जो बुजुर्ग लोग हैं वो ग्राम प्रधान यानी कि महतो की सहायता करते हैं। महतो के पास दो प्रकार के अधिकार होते हैं, एक प्रशासनिक और दूसरा न्यायिक। न्याय करने का भी अधिकार है, प्रशासनिक, दोनों प्रकार के अधिकार जो है महतो के पास है। नेक्स्ट है मांझी का पद, जो कि महतो का ही सहयोगी होता है मांझी, जो कि महतो के पंचायत के जो भी आदेश हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का कार्य जो है वो मांझी करता है। नेक्स्ट है पढ़ा या पढ़ा, कई गांव में 5 गांव हो सकता है, 7 गांव, 11 गांव, 21, 22, 5, 7, 11, 21 या फिर 22, इतने गांव को मिलाकर जो एक पंचायत बनती है, अंतर ग्रामीण पंचायत, उसी को पढ़ा या पढ़ा कहा जाता है। और इनका प्रमुख कार्य है 2 या 2 से अधिक गांव के बीच में कोई विवाद हो गया उसका निपटारा करना। और इनमें स्तर वाइज ये बटा हुआ है। पढ़ा या पढ़ा जो है वो 3 स्तर में बटा हुआ है, निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर में। निम्न और मध्य स्तर में यदि कोई फैसले का निपटारा जो है वो पंचायत के द्वारा नहीं हुआ है तो उसको उच्च पंचायत जो है यानी उच्च स्तर का जो पढ़ा है, पढ़ा पंचायत, उसके द्वारा निर्णय लिया जाता है। और पंचायत की जो कार्यवाही है उसमें पुरुष तो रहते ही हैं, साथ ही साथ महिलाएं भी भाग लेती है, महिलाओं की भी सहभागिता होती है। नेक्स्ट है पढ़ा राजा, तो पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है वही होता है पढ़ा राजा। वैसे मामले जिनका निपटारा ग्रामीण स्तर पर महतो द्वारा नहीं किया जा सका उसे पढ़ा राजा को भेज दिया जाता है, हस्तांतरित कर दिया जाता है।
नेक्स्ट है पढ़ा दीवान। पढ़ा दीवान क्या है? सबसे ऊपर का पद धारण किया हुआ है, सर्वोच्च पदधारी है पढ़ा दीवान। जैसे कि हमारे यहाँ अभी जैसे कि इंडिया में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सबसे ऊपर का पद है, उसी तरह से पढ़ा दीवान जो है वो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पदधारी है, जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। और ये सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर होता है और इनके बीच में समन्वय बनाता है। पढ़ा राजा द्वारा जो भी निर्णय नहीं लिया गया किसी मामले में, उसको पढ़ा दीवान को भेज दिया जाता है, पढ़ा दीवान को हस्तांतरित किया जाता है। नेक्स्ट है पाहन। गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है वो पाहन कहलाता है। गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठान हो, पूजा पाठ हो, पर्व त्योहार हो, शादी विवाह हो, ऐसे बहुत सारे कार्य और आदि से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उसका संचालन जो है वो पाहन के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद ये जो पाहन का पद है वो किसी अविवाहित व्यक्ति को नहीं मिलता है, ये किसी विवाहित या शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है। और इनको जो भूमि दी जाती है, पाहन को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती है? पहनई भूमि कहलाती है। पहनई भूमि कहलाती है किसमें? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को जो भूमि दी जाती है उसको पहनई भूमि कहा जाता है। शुरुआत में पाहन का जो प्रमुख कार्य है वो गांव के सभी प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों का संपादन करना था और इससे जुड़ी कुल को, इससे संबंधित कुल को पाहन खूट जो है वो कहा जाता था। इससे संबंधित कुल को पाहन खूट कहा जाता था। नेक्स्ट है बैगा। और बैगा को और एक नाम से जाना जाता है, बैदा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पाहन का सहयोग करता है, यानी पाहन का सहयोगी होता है बैगा। और ये सामान्यतः जो ग्रामीण देवता है, देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य करता है बैगा। और महतों के कार्यभार पूर्व बैगा ही, जब महतो कार्यभार लिए उससे पहले बैगा ही गांव का पुरोहित और लौकिक प्रधान था। महतो के कार्यभार से पहले बैगा ही गांव का पुरोहित भी था और लौकिक प्रधान भी था। नेक्स्ट है डाडा पढ़ा। डाडा पढ़ा ये एक से ज़्यादा गांव को मिलाकर बनाया गया एक संगठन है डाडा पढ़ा। इसमें पढ़ा के प्रत्येक जो गांव उसमें जुड़े हुए हैं उनको सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है और इसमें पदों के अनुरूप सदस्यों को अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह जो है वो प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है पढ़ा मंच। इसका आयोजन कब किया जाता है? तो आश्विन पूर्णिमा के दिन पढ़ा पंच का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है दूध भैया गांव। यदि कोई गांव संबंधित पढ़ा से बिना संबंध विच्छेद किए किसी अन्य पढ़ा से संबंध होना चाहता है तो उसे दूध भैया गांव कहा जाता है। और जब दूध भैया गांव जो है वो नए पढ़ा में शामिल होता है तो वह अंतर पढ़ा बन जाता है। अन्य तत्व में क्या है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा में शामिल एक गांव को पढ़ा राजा गांव, दूसरे को दीवान गांव, तीसरे को पनेरे गांव, चौथे को कोटवार गांव और शेष जो बच गया उसको प्रजा गांव कहा जाता है। एक गांव को पढ़ा राजा गांव, दूसरे को दीवान गांव, तीसरे को पनेरे गांव, चौथे को कोटवार गांव और शेष जो बच गया गांव उसको प्रजा गांव कहा जाता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 19 जो कि है मांझी परगना शासन व्यवस्था। ये संथाल जनजातियों की शासन व्यवस्था है और अन्य सामाजिक व्यवस्था की ही भांति इस व्यवस्था में भी शासन व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाने के लिए एक सामूहिक और पारिवारिक जीवन में बचपन से ही कुछ नियम है, कुछ उपनियम है जिसकी सीख जो है वो प्रदान की जाती है। और जो लोग भी इस नियमों का अवहेलना करते हैं उनको पंचायतों के द्वारा अलग अलग प्रकार के दंड भी दिए जाते हैं और इसमें शारीरिक दंड भी हो सकता है या फिर आर्थिक दंड, ये दोनों तरह के दंड जो है वो सम्मिलित है। संथालों ने इस शासन व्यवस्था को कहाँ से ग्रहण किया है? तो संथालों ने मांझी परगना शासन व्यवस्था को सोरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया है और जिसकी राजनीतिक शासन व्यवस्था जो है वो अत्यंत लोकतांत्रिक थी। मांझी परगना शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद यहाँ दिए गए हैं। पहला पद है मांझी का पद और ये मांझी परगना शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है और जिसका प्रधान जो है वो मांझी कहलाता है। यह गांव की जो शासन व्यवस्था है इसको संचालन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है मांझी और मांझी को सफलतापूर्वक शासन
संचालित करने के लिए अलग अलग प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार भी मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। और यह ग्राम पंचायत के माध्यम से जमीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़े जैसी समस्याओं का समाधान भी करता है। मांझी जो है हत्या जैसे कोई गंभीर अपराध यदि हो गया है तो उसका निपटारा नहीं करता है, उसके लिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य होता है। लेकिन हत्या जैसे मामलों को छोड़कर बाकी जितने भी मामले होते हैं वो मांझी के द्वारा निपटाया जाता है। मांझी को लगान वसूलने से लेकर विवाह से संबंधित जो संबंध स्थापित कराने तक का अधिकार जो है वो प्राप्त होता है। दूसरा है प्रमाणिक या फिर प्राणिक। मांझी की अनुपस्थिति, यदि मांझी उपस्थित नहीं है तो उसके कार्यों को कौन करता है, तो उसके कार्यों का संचालन जो है वो प्रमाणिक या प्राणिक के द्वारा किया जाता है और इसे उप मांझी भी कहा जाता है। प्रमाणिक या प्राणिक को उप मांझी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गुड़ेत या गोड़ाइत। ये मांझी का सचिव होता है। मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है, गुड़ेत या गोड़ाइत करता है। ग्रामीणों को किसी उत्सव या कार्यक्रम की जो जानकारी है उसको पहुंचाने का कार्य कौन करता है, गुड़ेत के द्वारा किया जाता है। और ये लोगों को अलग अलग त्योहारों पर, विभिन्न अवसरों पर एक स्थान पर एकत्रित करता है और ये गांव के परिवारों से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो भी एकत्रित करता है, गुड़ेत या गोड़ाइत। नेक्स्ट है जोग मांझी। तो शासन से जुड़ी हुई जो भी कार्य है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए मांझी की सहायता करने के लिए एक सहायक होता है जिसे कि जोग मांझी कहा जाता है। जोग मांझी क्या करता है, मांझी का सहायता करता है। ये जन्म विवाह से संबंधित मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करता है, साथ ही ये विवाह से जुड़ी मामलों को भी सुलझाता है ये जोग मांझी। नेक्स्ट है जोग प्राणिक। जोग प्राणिक, जब जोग मांझी उपस्थित नहीं है तो इनकी अनुपस्थिति में कौन काम करता है, जोग प्राणिक काम करता है। जोग मांझी के सभी दायित्वों का संचालन करता है जोग प्राणिक। नेक्स्ट परगणित। यह व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को आपस में मिलाकर परगना निर्मित करता है। जो परगने थे वो 15-20 गांवों को आपस में मिलाकर एक परगना का निर्माण करता है, परगना निर्मित होता है और जिसका प्रधान क्या कहलाता है, परगणित कहलाता है। एक परगना बनेगा 15-20 गांव को मिलाकर, उस परगना का जो प्रधान होगा उसी को परगणित कहा जाता है और ये परगणित जो है वो अलग अलग गांव के बीच के जो भी विवाद है उसका निपटारा करता है परगना में। नेक्स्ट है देश मांझी या मोड़े मांझी और ये परगणित का सहायक होता है। परगणित का सहायक कौन होता है, देश मांझी या फिर मोड़े मांझी, और जो कि 5 से 8 गांव का प्रधान होता है। तो 5 से 8 गांव का प्रधान कौन होता है, देश मांझी या मोड़े मांझी होता है। 15-20 गांव का जो परगना बनता है, आपस में मिलाकर परगना बनता है, उसका प्रधान कौन होता है, परगणित होता है। उसके बाद देश मांझी या मोड़े मांझी जो है, जो मामला मांझी द्वारा नहीं सुलझ पाता है उसे देश मांझी को भेज दिया जाता है। मांझी के द्वारा कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ तो उसको देश मांझी को भेज दिया जाता है और देश मांझी की पंचायत में जो मामले नहीं सुलझते हैं उसको परगणित को भेज दिया जाता है। अनसुलझे मामलों को परगणित को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार ये व्यवस्था जो है वो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के समरूप ही प्रतीत होता है। नेक्स्ट है दिसुम परगना। तो परगणित से उच्च स्तर पर अवस्थित है ये दिसुम परगना। दिसुम परगना कहाँ पे है, तो परगणित से उच्च स्तर पर अवस्थित है। जिन मामलों का निवारण जो है वो परगणित की सभा में नहीं होता है उसे दिसुम परगना को हस्तांतरित किया जाता है और ये सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। दिसुम परगना जो है वो सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है भगदो प्रजा। ये झगड़ों के निपटारे में गांव के जो कुछ वरिष्ठ लोग हैं जिनसे विचार विमर्श किया जाता है, झगड़ों का निपटारा के लिए कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, उन्हीं को भगदो प्रजा कहा जाता है। नेक्स्ट है लासेर टंगाई। लासेर टंगाई जो गांव का प्रहरी की भांति कार्य करता है, गांव के प्रहरी की तरह कौन कार्य करता है, लासेर टंगाई करता है। बाहरी आक्रमण से गांव की सुरक्षा करता है ये लासेर टंगाई। नेक्स्ट है चौकीदार जो कि पुलिस की भांति कार्य करता है और मांझी के आदेश के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी करता है, तो वो है चौकीदार, पुलिस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है नायके जो कि गांव का धार्मिक प्रधान है, वो नायके कहलाता है।
गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? नायके। जो कि धर्म के मामले में अपराध है, धार्मिक अपराध है, उस पर फैसला जो है वो नायके के द्वारा ही दिया जाता है। नेक्स्ट है कुडाम नायके। कुडाम नायके जो है वो उप नायके की भांति कार्य करता है। कुडाम नायके ये गांव से बाहर जो देवी देवता है उसकी पूजा पाठ को संपन्न कराता है। गांव से बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ को कौन संपन्न कराता है? कुडाम नायके, जो कि नायके का उप नायके की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है करेला दंड, जो कि ये सबसे हल्का दंड है। दंड में सबसे हल्का दंड कौन सा है? करेला दंड है। और इसका जो भी अपराधी होता है उसको 5 रुपया से लेकर 150 रुपये तक का दंड जो है वो लगाया जाता है, 5 से 150 रुपया। नेक्स्ट है बिटलाहा। बिटलाहा जो है वो सबसे कठोर सजा है इस शासन व्यवस्था में, जो कि यौन अपराधों का जो भी दोषी है उसे ये सजा दी जाती है। इसके तहत जो भी अपराधी है उसको पूरी तरह से समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। पूर्ण बहिष्कार करते हुए उसे गांव से निकाल दिया जाता है। और दोषी द्वारा, जो भी दोषी है, अपराधी है, यदि वो क्षमा याचना मांग लेता है तो उसे पूरे गांव को एक जाति भोज देना पड़ता है, जिससे कि बिटलाहा की सजा को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट लोबीर सेंद्रा। लोबीर सेंद्रा जो है वो इसमें सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। तो इसमें इस शासन व्यवस्था में जो सबसे ऊपर की जो न्याय करने की संस्था है, सर्वोच्च न्यायिक संस्था, वो है लोबीर सेंद्रा। और उसके बाद नेक्स्ट है सेंद्रा बेंसी। यह इस शासन व्यवस्था में शिकार परिषद होता है। शिकार परिषद कौन होता है? सेंद्रा बेंसी। अन्य तत्व में आते हैं। अन्य तत्व में कि जो भगदो प्रजा है उनको छोड़कर शेष जितने भी पद में बैठे हुए अधिकारी है, पदधारी है, उनको भूमि जो है वो प्रदान की जाती है। लेकिन जो भगदो प्रजा है उनको कोई भी भूमि प्रदान नहीं की जाती है। इस शासन व्यवस्था में जो भागसीम है, भागसीम के अवसर पर अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। तो अधिकारियों का चुनाव कब किया जाता है? भागसीम के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद है यूल रूल्स, जो कि 1856 में आया। यूल रूल्स के नियम के आधार पर मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता भी प्रदान की गई है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता कब प्रदान की गई और किस नियम के आधार पर की गई है? तो यूल रूल्स, जो कि 1856 ईस्वी में आया, उसके नियम के आधार पर इसको कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। आज के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 20 करेंगे मुंडा मान की शासन व्यवस्था से। थैंक यू।